नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं हूं स्वाति ढल। केंद्र सरकार ने अरुणाचल चीन सीमा पर 8,000 आईटीबीपी जवानों को तैनात करने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाद तवांग में सबसे ज्यादा चीनी घुसपैठ को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पिछले हफ्ते तवांग के दुर्गम क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया था, जिसके बाद ये फैसला किया गया कि अरुणाचल चीन सीमा पर 8,000 आईटीबीपी जवानों की तैनाती की जाएगी। साथ ही 54 नई सीमा चौकियां और एलएसी पर 72 टैगिंग कैंप्स लगाए जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पिछले हफ्ते ही भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की 16 अतिरिक्त बटालियनों को बढ़ाने के लिए मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय की तरफ से 35 सीमा सड़कों को बनाने के लिए वित्त मंत्रालय को फंड के लिए भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है। इससे पहले 2008 में यूपीए सरकार के शासन में 27 सीमा सड़कों को मंजूरी मिली थी, जिसमें से सिर्फ 2 का काम ही पूरा हो सका था और अब इसके दूसरे चरण में 49 में से 35 सीमा सड़कों को मंजूरी मिली है। गृह मंत्रालय के इन सभी प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए वित्त मंत्रालय और फिर चीन अध्ययन समूह के लिए भेजा जाएगा। ईटानगर स्थित गोल्डन जुबली बैंक्वेट हॉल में योजना आयोग ने एक वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसका विषय 14वां वित्त आयोग अवार्ड और नीति आयोग रखा गया था। वर्कशॉप में मुख्यमंत्री नाबम तुकी, योजना आयोग की सचिव, मुख्य सचिव रमेश नेगी समेत कई अधिकारी उपस्थित थे। एक दिवसीय वर्कशॉप में नीति आयोग और 14वें वित्त आयोग अवार्ड से अरुणाचल प्रदेश को मिलने वाले फायदे और चुनौतियों पर चर्चा की गई। वर्कशॉप में योजना आयोग की सचिव सोनम चौबे ने राज्य की वित्तीय स्थिति के बारे में प्रकाश डाला। साथ ही 14वें वित्त आयोग अवार्ड के लाभों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत राज्य को केंद्र से मिलने वाले फंड में 4 गुना बढ़ोतरी हुई है। वहीं वर्कशॉप में केंद्रीय बजट 2015-16 और प्रदेश में इस बजट का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर भी चर्चा की गई। इस दौरान सोनम चौबे ने अरुणाचल विजन 2030 के बारे में जानकारी दी। वहीं वर्कशॉप को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नाबम तुकी ने 14वें वित्त आयोग अवार्ड की प्रशंसा की और कहा कि राज्य सरकार विजन 2030 डॉक्यूमेंट का पालन करने को तैयार है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से 50% वाली टैक्स शेयरिंग नीति का पालन करने से साफ इनकार कर दिया। वहीं उन्होंने वर्कशॉप में शामिल हुए सभी विधायकों, मंत्रियों और सचिवों से अनुरोध किया कि वो वित्तीय संरचना में सुधार के लिए अपनी राय दें। पहले जो सीएसएस से पैसा जो देता था वो अभी नहीं रहेगा। अभी उसको स्टेट गवर्नमेंट का ऑफर में है, अगर उसको कंटिन्यू चलाना है तो कंटिन्यू स्टेट गवर्नमेंट चला सकता है। अगर स्टेट गवर्नमेंट कंटिन्यू चलाने के लिए मन नहीं है तो उसको स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना हिसाब से उसका तैयार किया जा सकता है कि उसका स्कीम को कंटिन्यू करने से कौन सा करना है। हम उसको हमारा ऊपर में है, हम लोग उसको डिसाइड कर सकता है कि कौन सा चलाना है। सेंट्रल स्कीम्स डीलिंग फ्रॉम सेंट्रल सपोर्ट, इसको अभी हम लोग अपना स्टेट प्लान पैसा से सपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसका आदमी भी तो होगा, अपॉइंटमेंट किया होगा, डिपार्टमेंट बन गया होगा। कुछ स्कीम में डिपार्टमेंट बन गया, अपॉइंटमेंट हो गया, अभी वो तो डिस्कंटिन्यू कर दिया। ये तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा झटका हो गया ना। उसको कैसे करने से होगा, डिपार्टमेंट रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट एंड रेस्पेक्टिव मिनिस्टर इंचार्ज हैव टू वर्क इट आउट हाउ टू डू इट इम्प्लीमेंट दैट स्कीम। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कंट्रोल से हम लोग स्टेट शेयरिंग होगा, पहले 90-10 था, अभी उसको कहा है कि 50-50 करो और कुछ स्कीम्स को 75-25 करने के लिए बोला है। नीति आयोग का एक चीफ मिनिस्टर का लेवल में सब कमेटी बनाया, हम भी मेंबर है। उसमें आप लोग सजेशन लेना है कि हम लोग 90-10 को कंटिन्यू करने के लिए रेजोल्यूशन बना के भेजेगा या 50-50 जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 50-50 करने के लिए बोल रहा है उसी को मान देगा। ये है, तो इसलिए 50-50 को हम नहीं मानेगा, इवन 70-25 को भी नहीं मानेगा। 90-10 को कंटिन्यू करने के लिए हम लोग उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्रोच करना कि नहीं करना है। अप्रोच करना है तो आज हम लोग रेजोल्यूशन बना के भेज सकते हैं कि हम लोग यहाँ मीटिंग किया और हम उसको नहीं मानेगा, 90-10 को कंटिन्यू किया जाए। क्योंकि ऑल नॉन चीफ मिनिस्टर्स आज चीफ मिनिस्टर ने साइन करके भेज दिया, प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी तो भेज दिया कि हम लोग उसको नहीं मानेगा बोल के। विजन 2030 किस प्रकार से होगा, 5 साल का बना के दीजिए और 15 साल का बना के देने के लिए कहा है। वो माइक्रो लेवल से शुरू होगा,
माइक्रो लेवल मीन्स विलेज लेवल से, ग्राम पंचायत लेवल से शुरू करने के लिए कहा। कॉन्स्टिट्यूशनल अपना कॉन्स्टिट्यूंसी का डेवलपमेंट प्लान, अपना कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या डेवलपमेंट एक्टिविटीज कर सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, रोड कम्युनिकेशंस में, रेलवेज में, एयर कनेक्टिविटीज में और टेलीकम्युनिकेशंस में, वो मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करता है। देन हेल्थ एंड एजुकेशन में, अदर सोशल सेक्टर्स में, देन जो पब्लिक सिक्योरिटी में क्या क्या कर सकता है, उसका बारे में ये आपको प्लान बनाने के लिए बोला है। उसका प्लान कैसे बनेगा, कुछ इसमें अगर आपको इंफॉर्मेशन का कमियां है तो आप पूछ सकते हैं, तो उसका कंट्रोल करेगा। साउथ त्रिपुरा जिले का तिरकुमारपारा एडीसी गांव डायरिया की चपेट में है। डायरिया की चपेट में आने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग अभी भी इस बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनमें बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। गर्मी के दस्तक के साथ ही डायरिया ने त्रिपुरा में कहर बरपाना शुरू कर दिया है। साउथ त्रिपुरा जिले के तिरकुमारपारा एडीसी गांव में डायरिया की चपेट में आने से 70 साल की बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। वहीं 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस बीमारी की चपेट में हैं, जिनमें बच्चों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। सभी पीड़ितों का इलाज सब डिविजनल अस्पताल में किया जा रहा है। वहीं इस खबर के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। रविवार को जिले के एडिशनल डीएम आर.के. नाउतिया ने अस्पताल का दौरा किया और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि वो सभी मरीजों को उचित ट्रीटमेंट दे। इस दौरान एडिशनल डीएम ने जानकारी दी कि डायरिया से निपटने के लिए उन्होंने एक मेडिकल टीम गांव में भेज दी है। साथ ही एक मेडिकल ऑफिसर की तैनाती भी कर दी गई है। बता दें कि पिछले कई सालों से डायरिया लगातार त्रिपुरा में पैर पसार रहा है। पेयजल प्रदूषण की वजह से राज्य के लोग किसी न किसी बीमारी की चपेट में आ जाते हैं। पिछले साल भी मलेरिया राज्य में महामारी बन गई थी, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों को जान गंवानी पड़ी थी। तो আমরা চাইছি যাতে আর বড় ধরনের হ্যাবক কোনো সমস্যা না হয়। আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, ব্লক, ড্রিঙ্কিং ওয়াটার সোর্সেস, আমরা সমস্ত ডিপার্টমেন্টের লোক আমরা দেখাশোনা করছি। अरुणाचल प्रदेश कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने सोमवार को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी की परीक्षा में ड्यूटी देने से इनकार करते हुए डेरा नातुंग कॉलेज में धरना दिया। टीचर्स एसोसिएशन 7 अप्रैल को डेरा नातुंग कॉलेज में हुई घटना से काफी नाराज है। मामला कुछ छात्रों द्वारा टीचर पर हमला किया जाने का है। अरुणाचल प्रदेश कॉलेज टीचर्स एसोसिएशन ने 7 अप्रैल को हुई घटना का विरोध करते हुए मंगलवार को परीक्षा में ड्यूटी का बहिष्कार कर दिया और डेरा नातुंग कॉलेज में ही धरने पर बैठ गए। दरअसल डेरा नातुंग कॉलेज के कुछ छात्रों ने प्रोफेसर के राय पर हमला किया था। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर राय ने इन छात्रों को परीक्षा में नकल करते हुए रंगे हाथ पकड़ लिया था, जिसके बाद इन छात्रों ने प्रोफेसर पर हमला बोल दिया। फिलहाल आरोपी छात्र पुलिस की गिरफ्त में है और इनके खिलाफ ईटानगर पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज कर लिया गया है। टीचर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जुम्मी लोई ने कहा कि प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य समाज के उन लोगों को संदेश देना है कि शिक्षकों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे और ऐसा करने वाले दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। इस दौरान डॉक्टर लुई ने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वो शिक्षकों पर हमला करने वालों के खिलाफ कड़ा कानून बनाए। What we demand is enough. Why these teachers, who is called as the nation builders, who is called as the knowledge givers, is repeated all these things. So that's why through these dharnas, through this media, I would like to appeal the civil societies, that is all the people of Arunachal Pradesh, that it is not only our responsible, it is not only the responsible of the college teachers, it is equally responsible of all the people to make the future of the Arunachal in particular and the nation in general. There is a numbers of student organizations, student union, this association, but they never work for the betterment of the quality education in the state. They only run for their own benefit, selfish benefit. So that is why through this media, I would like to invite the student unions and any civil society, all the NGOs, to think over the condition of the college teachers, especially in Dera Natung Government College. ईटानगर के ड्री ग्राउंड में शुक्रवार से चल रहा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक रविवार को संपन्न हो गया। पूर्वोत्तर राज्यों में टेक्सटाइल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से फैशन वीक का आयोजन किया गया था।
नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक में पूर्वोत्तर राज्यों की संस्कृति के अलग अलग रंग देखने को मिले। यहाँ पूर्वोत्तर राज्यों के संगीत से लेकर स्थानीय व्यंजनों तक हर चीज का लुत्फ उठाया गया। वहीं इसके साथ ही मशहूर डिजाइनर्स के डिजाइन शो का मुख्य आकर्षण रहे। अरुणाचल प्रदेश में पहली बार आयोजित हुए इस शो में सभी पूर्वोत्तर राज्यों से करीब 35 डिजाइनरों ने हिस्सा लिया था। सभी डिजाइनर, संगीतकार और बुनकर अपनी प्रतिभा से लोगों का दिल जीतने में कामयाब रहे। फैशन वीक के समापन समारोह में गृह, खेल और युवा मामलों के संसदीय सचिव लीखा साया बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। ऑर्गेनाइजर्स टीम की सराहना करते हुए लीखा साया ने कहा कि प्रदेश की वेशभूषा इतनी खूबसूरत है कि इसका वैश्वीकरण किया जाना चाहिए। लीखा साया के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉक्टर हाथोबीन माई भी उपस्थित थे। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फैशन वीक का मकसद पूर्वोत्तर राज्यों के बुनकरों और हथकरघा कारीगरों को प्लेटफॉर्म प्रदान करना और उन्हें आय के साधनों के प्रति जागरूक करना था। What I believe is like since gold, diamond is globalized, but what I feel is like we need to globalize all local traditional dress too, and even if possible local traditional ornaments too. We need to globalize this thing. What I feel, what I'm thinking is, and moreover, especially to the ladies, I mean the angels, I would like to share like the external beauty. This is all the gift of God. And you shouldn't misuse your beauty which God has gifted you. And side by side, the most important thing is that you need to possess the internal beauty, the inner beauty, which is going to last forever till the generation to generation. But the external beauty, that is not going to last forever. This shouldn't be the beginning of your journey. This should be the first step, and you have a long way to go. You should try to participate in national, international level. खबरों के इस अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।